अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे टकराओ जीत का वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन में। अब एक दिन का गैप और उसके बाद है मैच। इंडिया होगा ऑस्ट्रेलिया के सामने या फिर ऑस्ट्रेलिया होगा इंडिया के सामने। दोनों टीमें फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने स्लो स्टार्ट लिया और राइज किया। इंडिया टॉप पे रहकर पहुंची और कोई मैच नहीं हारी, अब तक अनबीटन है। अब तक बड़ा कम हुआ है ऐसा कि अनबीटन टीम फाइनल तक गई हो, बल्कि मेरा तो नहीं, मुझे याद भी नहीं कि कोई अनबीटन टीम जीती हो, मुझे तो नहीं याद। खैर इंडिया के लिए बड़ा मौका है, 12 साल बाद इंडिया फाइनल में पहुंची है, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। शाहिद खान अफरीदी कहते हैं जी मैं कसम खाता हूँ मैंने कोई लॉबिंग नहीं की है, और बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया अब्दुल रज़ाक को। और रमीज़ राजा साबिक चेयरमैन भी हैं, क्रिकेट कमेंटेटर हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, कैप्टन हैं। उन्होंने ये कहा कि यार अब्दुल रज़ाक का मसला ये, उन्होंने कहा कि एजुकेशन ज़रूरी है, और ये दूसरी बार हुआ है, एक बार निदा डार के लिए हुआ था तो दूसरी बार तो अच्छा रज़ाक मजाक में ऐसी बात करते हैं, उनकी तरीक़ाकार यही है बोलने का। तो ऐश्वर्या राय जो भी वो एक्ट्रेस है उनके ऊपर जो बात हुई उस पर उन्होंने बड़ा तनकीद का निशाना बनाया, और बना के खुद विवन रिचर्ड के बारे में एक ऐसा अजीब सा वर्ड यूज़ कर दिया कि उनकी बेटी मसाबा गुप्ता ने फिर सही तनकीद का निशाना बनाया, और फिर सोशल मीडिया ने भी उनको तनकीद का निशाना बनाया। तो दूसरों को कह रहे हैं और ख़ुद भी यही कर रहे हैं, और मैं हैरान हूँ। उस पर फिर सारे हंस रहे हैं, आकिब जावेद भी हंस रहे हैं और बाकी भी उस ट्रांसमिशन में बैठ के हंस रहे हैं। एक तो वो ट्रांसमिशन पे उसके ऊपर काफ़ी बात हुई। अच्छा, उसको उस ट्रांसमिशन को अगर आप देखें तो वो एक स्पोर्ट्स शो है, हमारे दोस्त कर रहे हैं उसको, मतलब इस वजह से कॉमेडी शो का नाम दिया हुआ है लोगों ने। मतलब मुझे हैरत हो रही है कि वो एक स्पोर्ट्स शो है, मैं खुद भी एंकर बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पर कंट्रोल करना चाहिए तो चीज़ों को, लेकिन रमीज़ राजा साहब के आगे कौन करेगा। सैयद हैदर भाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर सैयद वकार हुसैन ने ज्वाइन किया है। ज़िशान महसूद साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट एनालिस्ट, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जी आप तमाम हज़रात का। मैं पहले ज़रा हैदर भाई से, ज़िशान भाई इस पर बात करूँ, फिर मैं आपसे भी पूछता हूँ। आपने तो इन सब के साथ ही किसी न किसी सतह पर रहे हैं, खेला कुछ ना कुछ मामला। हैदर भाई, अब्दुल रज़ाक को बड़ा निशाना बनाया तनकीद का, फिर खुद भी एक वर्ड यूज़ कर दिया, हम वो वर्ड नहीं यूज़ करते सर विवन रिचर्ड के लिए, मतलब मजाक से ही किया, लेकिन आप दूसरे को कह रहे हैं कि वो इस तरह कर रहा है, वो इस तरह करता है, उसके पास एजुकेशन नहीं है, उनका यूँ है, और ख़ुद वो वैसे ही वर्ड यूज़ कर दिया और ख़ुद भी निशाना बन रहे तनकीद का। समझ में नहीं आ रही बात कुछ। नहीं, बहुत अफ़सोस की बात है, ऐसे जो है जुमले नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, और बहुत ख़्याल रखना चाहिए जब आप एक टीवी पे बैठे हैं, एक चैनल पे हैं और आपको दुनिया सुन रही है, देख रही है, तो आपको इख़लाक़ जी हैदर भाई। हाँ, आपको इख़लाक़ियात का बड़ा ख़्याल रखना पड़ता है। आपको बड़ा सोच समझ के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जुमले कहना पड़ते हैं, क्योंकि आप किसी को हँसाने के लिए किसी की तज़हीक नहीं कर सकते, चाहे वो हमारे मुल्क की हो या बाहर की हो, इंटरनेशनल कोई पर्सनैलिटी हो। लेकिन आप चूँकि आप टीवी पर हैं और आप एक इंटरनेशनल मीडिया आपको देख रहा है, तो उसका बड़ा ख़्याल रखना पड़ता है, और इससे पता चलता है कि हमारी इख़लाक़ियात जो हैं, वो क्या हैं, हमारी इख़लाक़ी क़दरें क्या हैं, हमारी मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, ये सब चीज़ें जो हैं, उस पे डिपेंड करती हैं। तो बड़ा इसका ख़्याल रखना चाहिए। जी जिशान साहब, पहले दूसरों को तनकीद का निशाना बनाएं फिर खुद वैसा करें, तो ये आप किसी को मॉरल एक कहते हैं कि लेक्चर या लेसन वो तो नहीं दे सकते फिर। देखिए रज़ाक भाई बहुत सीनियर प्लेयर हैं और एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर उन्होंने रहे हैं। माफ़ी भी मांग ली, अपोलोजाइज़ किया जी उस बात एग्जैक्ट, पे। मैंने देखा है वो वीडियो उनका। पहले आप देखें, आप एक ऐसे शो में बैठे हुए हैं, आप हर लम्हा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप कहीं भी चले जाएं क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी हैं, तो ये थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, और इस तरह बिलो द बेल्ट बात बिल्कुल भी नहीं करनी दोनों को, चाहिए। रमीज़ राजा साहब को भी नहीं। रमीज़ भाई तो काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं, और जैसा कि वो ख़ुद कह रहे हैं कि रज़ाक को पढ़ना भी चाहिए, या किसी और के बारे में जिनके भी बारे में उन्होंने बात की और फिर ख़ुद भी ऐसी बात करते हैं। मेरा ख्याल है किसी के बारे में भी कोई भी गैर अखलाकी बात नहीं करनी चाहिए। इनसे उनकी अपनी पर्सनैलिटी का पता चलता है कि वो किस तरह से सोचते हैं और क्या वो समझते हैं दूसरे के बारे में। तो बहुत मेरे ख्याल से ये एक गलत बात हुई जो। अच्छा, हमारे यहाँ ये पहले नहीं था, अब ज़रा ज़्यादा बैठने लग गए, मेरा ख्याल है टीवी पे तो बहुत ही ज़्यादा सारे बैठने लग गए, तो उनके फिर ज़ुबानें स्लिप हो रही है, पता लग रहा है कि वो सिर्फ क्रिकेटर ही हैं, बाकी टेलीविज़न इथिक्स और जर्नलिज्म इथिक्स और ये चीज़ें बहुत अलग होती हैं। इसके लिए आपको सीखना, इसीलिए खाली हर चीज़ की डिग्री लेना एजुकेशन नहीं होती, देखिए अवेयरनेस
बहुत बड़ी एजुकेशन है। हम अपने हमसाए मुल्क इंडिया को तो हर चीज़ में अपने आप को हम उनके साथ कंपैरिजन करते ही हैं, लेकिन अगर आप देखें जो उनके प्लेयर्स टीम में आते हैं, वो उनकी ग्रूमिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया की एक एकेडमी है जो सेलिब्रिटीज़ को ग्रूम करती है, वो वहाँ पे उनको 3 महीने के लिए जी भेजते हाँ। हैं, क्योंकि उन्होंने रिप्रेजेंट करना है अपने मुल्क को। तो अगर आपने यही करना है, उनको हर जगह पे आपने कंपैरिजन अपने साथ उनका रखना है, मैं तो नहीं समझता कंपैरिजन करना चाहिए, लेकिन अगर कंपैरिजन हम करते भी नहीं, हैं ग्रूमिंग जरूरी है तो सर। फिर ग्रूमिंग भी करवाएं आप अपने प्लेयर्स हाँ, की। ग्रूमिंग से। आप अगर जानते हो लक्ष्मीपति बालाजी जो प्लेयर थे, जी। उनको बिल्कुल भी जो है वो इंग्लिश नहीं आती होती थी, धोनी को नहीं आती शामी होती को नहीं थी, आती अभी भी। शामी को अभी भी नहीं आती, आई डोंट नो वो क्यों नहीं कर रहे, लेकिन धोनी को बिल्कुल नहीं आती होती थी। लेकिन अभी आप देखें वो एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत प्रेजेंटेबल जो है वो धोनी जो है वो बात भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आपको नहीं, ग्रूमिंग होनी। वसीम बिल्कुल अकरम ने अपने आप को ग्रूम किया, वकार यूनुस विकी ने भाई ने ग्रूम ग्रूम किया, किए, शोएब अख्तर ने ग्रूम किया है सर, शाहिद आफरीदी एग्जैक्टली। उन्होंने ग्रूम किया। तो हाँ, ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। क्या कहते हैं जी सैयद वकार हुसैन साहब? रमीज़ राजा साहब ने भी वही काम किया, फिर अब्दुल रज़ाक साहब को कुछ कहा और फिर किसी के लिए कुछ कह दिया। समझ में नहीं आ रही मुझे बात। दूसरे को मॉरल लेक्चर या लेसन देते हैं तो फिर खुद भी तो संभलें। बिल्कुल सही कह रहे हैं इंसान साहब। इंसान को ख्याल रखना चाहिए, और जो एजुकेशन होती है वो एग्जैक्टली इखलाकियात भी सिखाती है। और बड़ी नामुनासिब बात की है इन दोनों ने, बल्कि अब्दुल रज़ाक ने तो अपोलोजाइज भी कर लिया, और शाहिद अफरीदी एक अपने जिस टीवी पर वो शो करते हैं, उन्होंने ये कहा था कि वो भी उस शो में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कहा था उन्हें रियलाइज नहीं हुआ, उन्होंने तो बाद में उन्हें पता लगा कि नामुनासिब बात की है उन्होंने करियर राय के ऊपर। तो शाहिद अफरीदी ने यह भी कहा था कि वो कॉल करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। शाहिद आफरीदी ने कहा था कि मैंने उसको मैसेज भी करना है, फ़ोन भी करना है, मुझे नहीं समझ आई उस वक्त। और मुझे लगता था, कहते हैं वो वैसे ही वो कुछ बोलता है तो हम हंसते हैं क्योंकि वो झुकते मारता है। तो हैदर भाई अब आते हैं जी वापस। पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया इंडिया की, जो कि 19 तारीख को मैच है, और फिर अब हम बात करेंगे उसके बाद हमारे अपने मामलात की, हमारे अपने कैप्टन्स की, न्यूजीलैंड का टूर, ऑस्ट्रेलिया का टूर, कोच के लिए हफीज़ खुद सिर्फ 2 टेस्ट मैच खेले हफीज़ ने ऑस्ट्रेलिया में, और कोचिंग के लिए लाजमी नहीं है। कई तो कोचेज ऐसे हैं जिन्होंने 1-1, 2-2 मैच खेले। ब्रैडमन आप लाए में 6-7 मैचेस वाला प्लेयर है, और मिकी अर्थन ने कौन से को 70-80 टेस्ट मैच खेले ही नहीं है। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना, कई लोग हैं, तो लाजमी नहीं है कि कोच के लिए ये चीज़ें हों। पर चलें पहले आते हैं जी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। सर कैसे देखा आपने पूरे टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया को? ऑस्ट्रेलिया पे बात करना ज़्यादा ज़रूरी है, इंडिया तो हारी नहीं। ऑस्ट्रेलिया की टीम देखें, अगर आप उसका जायजा लें तो उन्होंने अपना आगाज जो है बड़ा अच्छा नहीं किया था। उन्होंने वो इंडिया से हार गए, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका के साथ उनका जो है, तो लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने आप को डेवलप किया। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनके बीच में 2 प्लेयर्स जो हैं वो एब्सेंट भी रहे। मिचेल मार्श 2 मैच नहीं खेले, वो छोड़ के चले गए। मैक्सवेल जो है कंकशन में आ गए थे। तो लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने आप को मैनेज किया। देखिए ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम है, ये वो टीम है, ऑस्ट्रेलिया है या इंग्लैंड है, इंडिया है, ये वो टीम है जो कभी भी छोटी-मोटी चीज़ों से अफेक्ट नहीं होती हैं। वो अपने आप को इम्प्रूव करती हैं, डेवलप करती हैं, और अपनी जो कमज़ोरियाँ होती हैं उनको बड़ी जल्दी कैच कर लेती हैं। और यही सबसे बड़ी बात होती है टीमों की, कि वो जहाँ पे अपनी वीकनेस, जो वीक पॉइंट्स हैं, उनको जल्दी समझ जाएँ कहाँ पे हमें जो है हमारी वीकनेस आ रही है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही देख लिया कि उन्होंने पहला मैच जब इंडिया से हारा, तो उन्होंने देख लिया कि हमारी कहाँ पे जो है इस वक़्त प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उन्होंने उसको जो है इम्प्रूव किया, और फिर उसके बाद उन्होंने जो फिर ये कहना चाहिए कि जो टॉप गियर में गाड़ी चलाई है ना उन्होंने, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने जो है ना अपना ट्रैवलिंग की है, और अब बिल्कुल टॉप गियर में है। कल मैं आपको बता रहा हूँ 19 को जो फाइनल होगा, वो एक बड़ा अच्छा मैच होगा। जितने मैचेस हुए हैं, 47 मैचेस हुए हैं अब तक, 48 मैच होगा, 48वां मैच होगा, वो बड़ा ज़बरदस्त होगा, और ऑस्ट्रेलिया इंडिया को बड़ा अच्छा मुकाबला देगी। ऐसा नहीं है डिसाइडेड हो जाएगा, लेकिन असल बात यह है कि आप अगर मेरिट पे बात करते हैं, तो हमें खुशी है कि वर्ल्ड कप में 2 वो टीमें फाइनल में पहुंची हैं जो वाकई मेरिट पे डिजर्व करती हैं कि वो फाइनल में आए। तो इसलिए एक बड़ा अच्छा मैच होने वाला है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है हैदर भाई, कि इस वक्त 2 टीम्स ऐसी हैं जिन्हें हमने खेलता देखा और नीचे से ऊपर आती ऑस्ट्रेलिया को देखा, उनकी मेहनत को देखा, और शानदार कॉम्बिनेशन, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कैप्टनसी, एक पूरा पैकेज इंडिया नज़र आ रही थी। तो 2 अच्छी टीमें जो डिजर्व करती थी वो फाइनल खेलेंगी। लेकिन अब फाइनल खेलने से पहले थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं कि हमने जिस पर बात करनी है। एक तो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका पे बात करनी है हमने कि साउथ अफ्रीका के साथ ऐसा क्या प्रॉब्लम है यार, चोकर्स की चोकर्स रह गई। न्यूजीलैंड के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि आते बड़ी तेज़ी से हैं और आखिर में थक जाते हैं, और फिर कई मैचेस हारने के बाद एक लगातार उनकी हार की स्ट्रीक बन गई।
एक मैच वो श्रीलंका से जीते फिर हार गए सेमीफाइनल। तो ये जो चीज़ें टीम के साथ जुड़ी हैं, अगर हम ये देखेंगे तो एक ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड नहीं भाई फाइनल तक भी गए नहीं जीते, सेमीफाइनल लातादाद खेल लिए नहीं जीते, लेकिन टीमें हैं ऑस्ट्रेलिया जैसी भाई सेमीफाइनल से फाइनल में जाती हैं तो ज़्यादातर डर होता है 5 वर्ल्ड कप जीत गई, तो अब डर होता है 8वां खेल रही हैं तो फिर जीतने की एक पोजीशन में। टीम कमज़ोर थी, कॉम्बिनेशन नहीं था, हम आप सारे बात करते रहे कि यार इनकी बॉलिंग का मसला है, इनके पास स्पिन का मसला है, इनके पास मिडल ऑर्डर का मसला है। फिर एक टाइम आया एक ही बंदा 200 कर गया 7वें नंबर पे आके, एक पाँव पे, 2 ठीक होते तो 400 कर लेता। तो हमने देखा ये सारी चीज़ें निशान। तो इस पर एक कमेंट थोड़ा सा, फिर उसके बाद ब्रेक से वापस होंगे तो डिटेल भी बात करेंगे। देखिए जो भी मैच होता है वो आपको कभी भी बैटर्स नहीं जिताते, मैच हमेशा आपको बॉलर्स जिताते हैं। आप न्यूजीलैंड के देखें, उनके तो सब बैटर्स ने जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, रविंद्र जडेजा को देखें, कॉनवे को देखें, आप फिलिप्स को देखें, इवन बाद में शुरू में वो नहीं खेले, इनके जो कैप्टन है सॉरी मैं विलियमसन वो नहीं खेले, लेकिन जब वो खेले उन्होंने 80 ऑड समथिंग किए, फिर 100 भी की। उनकी बॉलिंग जो है उन्होंने उनको जो है वो लेट डाउन किया, जिसकी वजह से जो है वो मेरी विश थी कि वो उनका अनफिट हुआ, उसका बड़ा नुकसान हुआ। हेनरी भी अनफिट रहे, फर्गसन भी 1-2 मैचेस में नहीं खेले, फिर उनको वापस लाना पड़ा टिम साउदी को, उनसे भी परफॉर्मेंस नहीं हुई, वो भी अपने बिल्कुल लाइमलाइट को क्रॉस कर चुके हैं और वो भी अब रिटायरमेंट की तरफ डिक्लाइनिंग में है। तो जो मेन फैक्टर है, जो भी टीमें अच्छा खेलते हुए बाद में बुरा खेली हैं, उनकी प्रॉब्लम सिर्फ बॉलिंग में आई है। और एक छोटा सा ब्रेक से आते हैं, फिर इस पर ज़रा बात करते हैं। ख़ास तौर पे साउथ अफ्रीका के हवाले से बात करनी है। उनके ऊपर शुरू में ही टैग लग गया जब नीदरलैंड से हारे कि भाई पहले खेलेंगे तो ठीक, बाद में खेलेंगे तो वीक। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होगा 19 को और निशान महसूद, सैयद हैदर भाई और सैयद वकार हुसैन हमारे साथ मौजूद है। निशान, अगर मैं बात कर रहा था जिसकी साउथ अफ्रीका के हवाले से ब्रेक पर जाने से पहले, यार अपने ऊपर टैग हटा के नहीं दे रहे। 92 में चलो बारिश से फारिग हो गए, पर टैग हटा के नहीं दे रहे। किससे कोई बड़ा टूर्नामेंट हो, साउथ अफ्रीका ने ये करना ही करना। अच्छा, नीदरलैंड ने जब एक्सपोज किया, पहले बैटिंग नहीं मिली, फारिग हो गई, उसके बाद सारे ही इनके ऊपर पक्के हो गए कि यार इसको दूसरी बैटिंग कराओ और इन्हें हराओ, और पहली बैटिंग मिल गई कुदरती सेमीफाइनल में, तो उसका फायदा नहीं उठाया। ये टैग पाकिस्तान पे भी एक वक्त में लगा था कि चेज नहीं हम कर सकते, हालांकि फिर उसके बाद हमने अब जाके थोड़ा सा नहीं, हम पर तो सालों से था ही कि हम चेज नहीं कर सकते, हमें तो मशहूर। लेकिन ये तो मतलब अच्छा 400 करके चेज ना कर सकते हो, हम तो ऐसा भी नहीं करते थे ना। देखें थोड़ा सा अगर देखा जाए इनकी टीम, इन्होंने बिल्कुल क्विंटन डिकॉक पे जो है मेरे ख्याल से अपनी सारी क्लासन पे या उन्होंने बिल्कुल वो कर दिया, उनको लिमिटाइज कर दिया कि यार अगर ये हमारे लिए स्कोर करेंगे तो हम जो है वो मैच जीत जाएंगे। कल वो नहीं कर सके, अनफॉर्चुनेट है। ज़रूरी नहीं है कि 400 किए उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी। मिलर को एक चांस मिला, उन्होंने 100 कर दी। उसके साथ अगर आप उनकी हाईएस्ट देखें तो 47, 19 और 10, मतलब एक वक्त में यूँ लग रहा था कि ये शायद 150 भी ना करें या 200 भी ना करें, और किया तो वही 212 है। उनकी बॉलिंग ने अच्छी फाइट की, लेकिन उनकी बैटिंग जो है वो वही वाली बात है कि हर जगह पे उन्होंने कभी एक ने स्कोर किया, कभी दूसरे ने स्कोर किया। जैसे हम बार बार इंडिया की मिसाल दे रहे हैं, जो आ रहा है स्कोर कर रहा है, जो आ रहा है स्कोर कर रहा है, वो उन्होंने अपने दूसरे बैटर पे नहीं ये रिलाई किया कि अगर एक नहीं करता तो दूसरा करेगा स्कोर। उनके हर बैटर ने जो है वो स्कोर किया। इसी तरह जब आप टीम इतने बड़े इवेंट में जाते हैं तो आपको सब कुछ जो है वो एक जगह पे करके खेलना पड़ता है और उससे ही टीम जीतती है। अगर हम पाकिस्तान की मिसाल लें तो पाकिस्तान में हमने रिलाई किया हुआ था कि हमारे पास टॉप के बॉलर हैं, हारिस रऊफ टॉप बॉलर, शाहीन अफरीदी टॉप बॉलर। अनफॉर्चुनेटली नसीम शाह इंजर्ड हो गए, हसन अली को भी हमने थोड़ा सा टॉप कर दिया। वसीम जूनियर जिनको चांस मिला उन्होंने थोड़ा सा जो है वो सबको एक सहारा दिया कि भाई थोड़ा कॉन्फिडेंस से जो है वो बॉलिंग करें, और आखिरी 2-3 मैचों में फिर हमारी बॉलिंग थोड़ी सी वापस नज़र आती हुई, परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आई यार। लेकिन हमारे पास ना बॉलिंग में निशान फिर भी हम कहें तो वापसी स्पिन की नहीं हुई पूरे टूर्नामेंट में। स्पिनर तो हमने बनाए ही नहीं, ये तो क्लियर बात है कि हमने 4 सालों में जो बाबर आजम कैप्टन रहे, यही तो प्रॉब्लम्स है जो उनको बार बार क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि एक मैं अगर कैप्टन हूँ, मुझे जिम्मेदारी मिली है और उनको बता दिया गया है कि आप ही वर्ल्ड कप तक कैप्टन होंगे। इतना कॉन्फिडेंस दे के किसी भी कैप्टन को आज तक जो है वो नहीं वर्ल्ड कप में भेजा गया कि आप ही कैप्टन होंगे।
और उसके बाद भी अगर आप अपनी टीम डेवलप नहीं कर पाते तो इसमें सरासर आपका कसूर है। अगर वो अब बोर्ड का, ठीक है, हम बोर्ड के मामलात में भी बहुत डिस्कशन करते हैं या बाकी चीज़ों पे भी, सिलेक्टर्स भी चेंज हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन मैं फिर भी इन चीज़ों को निगेट करूंगा सिर्फ इस बात पे कि बाबर आजम को पूरा चांस दिया गया कि आप अपनी टीम डेवलप करें। वो दोस्ती यारियों से ही नहीं निकले, कभी शादाब को खिला रहे हैं, उमैर मीर को, ठीक है उमैर मीर को आपने चांस दिया, लेकिन एक और प्रोग्राम में भी मैंने ये बात की, जो आपके 3 बाहर के बेंच वाले थे जिनको आप प्लेइंग रिजर्व में लेके गए, उनको एक्चुअली 15 के स्क्वाड में होना चाहिए था। इब्रार, जमान, में से मैं समझता हूं हारिस ना भी होता तो अबरार और जमान को तो होना चाहिए। देखें इब्रार को आप कैसे बिठा सकते हैं? आजकल जो गेम है वो मिस्ट्री स्पिनर्स पे चली गई है। आप नूर अहमद को देखें, आप मुजीब को देखें, मुजीब भी आपको नहीं पता, को देख लें, वो तिक्साना को देख लें, आप बाकी जो है, आप जो इनके लेग चाइना मैन जो हैं इंडिया के, यस, आप महाराज को देखें, आप क्यों, ये मिस्ट्री स्पिनर्स हैं एक किस्म के। आपने कुलदीप इतनी आला बॉलिंग कर रहा है, इतनी आला बॉलिंग कर रहा है। हमने मेक शिफ्ट स्पिनर्स लेके गए, सलमान आगा थोड़ी सी स्पिन कर लेगा, इफ्तिखार थोड़ी सी स्पिन कर लेगा, शादाब थोड़ी सी स्पिन कर लेगा, थोड़ी सी बैटिंग कर लेगा, थोड़ा सी फील्डिंग कर लेगा, ये थोड़ी वाला नवाज भी थोड़ी सी स्पिन कर लेगा और थोड़ी सी बैटिंग कर लेगा। एग्जैक्टली, आपको जो है स्पेशलिस्ट खिलाने पड़ते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया को दाद देता हूं कि वो फाइनल में पहुंचे सिर्फ एक स्पिनर से। मैक्सवेल उनके ट्रम्प कार्ड साबित हुए हैं कि बैटिंग में भी किया और बॉलिंग में भी थोड़ा थोड़ा करते रहे, लेकिन उनके जो बॉलर्स, फास्ट बॉलर थे, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया जेम्पा को, और जेम्पा ने उसी का फायदा उठाते हुए इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। आई बिलीव 2022 आउट कर दिया और टीम को फाइनल तक पहुंचाया। क्या बात है। ये जब तक आप स्पेशलिस्ट स्पिनर, आपको 4 साल पहले पता है कि इंडिया में टूर्नामेंट होने, आपने क्यों नहीं बनाया? तो यार ही नहीं ना सर, आपकी बात मैं जरा वकार, ये जो बात जिशान कह रहे हैं, एक स्पिनर के साथ फाइनल में पहुंच गई ऑस्ट्रेलिया, और वो भी पहले चल नहीं रहा था जेम्पा, उसने भी अपने आप को रीवैम्प किया, उसने देखा माहौल के मुताबिक और बहुत अच्छी बॉलिंग की, फिर विकेट्स निकाल के दी, राइट, उसका इस्तेमाल बड़ा अच्छा किया पैट कमिंस ने, उस जगह पर किया है जहां पर उसको पता था मारनी पड़ेगी, स्लो होगी गेम, यहाँ विकेट निकालेगा। बिल्कुल बड़े प्रोफेशनली तरीके से खेली है ऑस्ट्रेलिया की टीम, और उसके अलावा जो उनके कैप्टन है वो हर हिकमत अमली को बाखूबी जानते हैं, उसके मुताबिक उन्होंने जितने भी बॉलर्स हैं उनको यूज किया, और उसके अलावा जो बैटर्स हैं उनको भी उन्हीं पोजीशन पर भेजा। मैं ये कहूंगा कि कल साउथ अफ्रीका के साथ बैड लक है, क्योंकि आप बात ये कर रहे थे कि स्टार्टली से हम देख रहे हैं कि शुरू से ही बैड लक चलती आ रही है, 92 से उनके साथ बैड लक चलती आ रही है, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम ने वो जान नहीं मारी है। हालांकि वो पहले खेलने से उम्मीद ही की जा रही थी कि 400 स्कोर करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हो सके, वो डी कॉक पे रिलाई कर रहे थे, डी कॉक नहीं चल पाए। और इसके अलावा मैं ये कहूंगा कल हार के सबसे बड़ा फैक्टर ये भी था कि कल फील्डिंग भी अच्छी नहीं हुई साउथ अफ्रीका की, क्योंकि कैचेस काफी ड्रॉप हुए हैं। मेरे ख्याल वो प्रेशर ले गए थे, और बाबूमा जो हैं वो सही तरीके से अपनी टीम को सही हैंडल नहीं कर सके, स्कोर बहुत कम बनाया था, आखिर में मैच फंस गया था। लेकिन 7 का जो फिगर है वो मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया की टीम को रास आ गया है। जब 7 ही आउट हुए थे, जब मैक्सवेल खेल रहे थे और पैट कमिंस खेल रहे थे अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तो हमने ये देखा कि 7 आउट पे ही उन्होंने स्कोर पूरा कर लिया। और यार लेकिन स्टार्क, मिचेल स्टार्क, वकार देखें क्या कमाल की बैटिंग की, और पैट कमिंस ने वही रोल परफॉर्म किया जो मैक्सवेल के साथ मिलके अफगानिस्तान के अगेंस्ट किया। 200 रन किए, 201 रन मैक्सवेल ने, 11 रन किए, 12 रन 11.2 ओवर्स में पैट कमिंस ने, लेकिन वो बहुत इंपैक्टफुल स्कोर था क्योंकि विकेट नहीं गिरने दी, और यही हुआ लास्ट मैच में भी। बिल्कुल ऐसे ही, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि विकेट रोक कर रखी ना, उनको पता है कि क्या हिकमत अमली हमारी होनी चाहिए। जब वो ड्रेसिंग रूम से ग्राउंड में आते हैं तो वो एक प्लान बनाकर आते हैं, और जब सामने उनका प्लेयर होता है उसके साथ बगैर होता है, उनकी डिस्कशन होती है, और प्रॉपर्ली वो प्रोफेशनली तरीके से खेलते हैं और अपने प्लान के मुताबिक खेलते हैं, तो उनको कामयाबी हासिल होती है। पहले आपने देखा था कि T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो पाकिस्तान जीत रहा था, तो एकदम वेड आया, वेड ने आके मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान हारा हुआ मैच, जीता हुआ मैच पाकिस्तान हार गया था। लेकिन साउथ अफ्रीका पर भी बिल्कुल ही एक टीका लग गया ना वकार के चोकर्स हैं, वो लग भी रहे हैं भाई, और न्यूजीलैंड ने भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, मुझे तो वन साइडेड ही मैच लगा। ठीक है वो 300 प्लस कर गए, लेकिन स्कोर इतना था ना इंडिया का कि वहां तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन ही था। बिल्कुल, न्यूजीलैंड के साथ भी बैड लक चल रही है। न्यूजीलैंड शुरू में सही खेलती है, जैसे ही सेमीफाइनल या फाइनल में खेलती है तो उसको पता नहीं क्या हो जाता है। हालांकि अब ये कह रहे थे कि न्यूजीलैंड की जो टीम है वो बड़ी तगड़ी टीम है, और शुरू में बहुत जबरदस्त उसने बैटिंग भी की है, उसके अलावा बॉलिंग भी की है, रविंद्रा बड़ा अच्छा खेलता रहा है, और इसके अलावा कॉनवे ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, लेकिन सेमीफाइनल में आकर वो बिल्कुल उन्होंने हाथ पांव छोड़ दिए।
तो मुझे लगता है कि उनके साथ एक तो बैड लक है और इसके अलावा उनके पास भी हिकमत अमली फुकदान है, क्योंकि जो कप्तान है केन विलियमसन वो फॉर्म में आ चुके थे। पहले वो अनफिट थे लेकिन उसके बावजूद उन्होंने टीम की कप्तानी की, उसको लीड किया, लेकिन उनके साथ बैड लक होगी, वो भी स्कोर ज्यादा नहीं कर सके। लेकिन अब देखना यह है कि अब जो न्यूजीलैंड की टीम है उसको भी देखना होगा कि अपनी खामियों पर नजर डालनी होगी, क्या चीज का फुकदान है अच्छा, खबरें उनके क्या आ अंदर। रही हैं वकार? बॉलिंग कोच के लिए उमर गुल बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पे नाम आ रहा है। हमने शान मसूद पहले डिस्कस किया था, आपने भी ये खबर हमें दी थी, तो हमें भी अंदाज़ा था कि उनका नाम आ रहा है, तो आ गया, वो टेस्ट कैप्टन बन गए। और इतने मुश्किल टूर ऑस्ट्रेलिया के लिए। इमामुल हक पक्का फिर शादी करेंगे, नहीं जाएंगे ऑस्ट्रेलिया? नहीं, इमामुल हक नहीं जा रहे ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि बस आपने ये देखा ना कि एक रिपोर्ट भी पेश की थी, तो उसके हवाले से भी बताया गया था कि इमामुल हक को बाबर आजम ने इसलिए खिलाया था क्योंकि वो जो साबिक चीफ सेलेक्टर थे इमामुल हक है, वो काफी फोर्स कर रहे थे, और वो स्पेशली भारत भी इसी चक्कर में गए थे कि अपने भतीजे के लिए गए थे, तो उसको खिलाया। वो उसने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन बाद में जो प्रेशर आया, मीडिया की जानिब से प्रेशर आया, और उसके अलावा जो स्पेक्टेटर्स है उनकी जानिब से प्रेशर आया, फिर फखर जमान को खिलाया गया। हालांकि फखर जमान को अगर पहले खिलाया जाता तो ये नौबत ना आती पाकिस्तान की टीम की। बहरहाल बाबर आजम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं, तो उनको तब्दील किया और हाँ, शाहिद जाहिर है, वो तो अफरीदी फिर आए हैं। तब्दीली तो वहाँ वो तो नज़र आ रही थी, नविश्ता दीवार थी। बाबर को खुद भी पता लग गया था, रमीज़ राजा भी यही बात बता रहे हैं कि बाबर ने उनसे डिस्कस भी किया था और बाबर की क्लोजनेस भी है उनसे। वापस आते हैं जी ब्रेक से, ज़रा बात करेंगे कल के फाइनल, सॉरी 19 तारीख के फाइनल पर भी, और फाइनल के साथ साथ पाकिस्तान की इस वक्त मज़ीद जो खबरें आ रही हैं पीसीबी से, उस पर भी। चले जी, अब ज़रा हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया की, लेकिन बीच में ही खबर भी आ गई और हम तो 3 दिन से उसका कह रहे थे। वकार, बड़ी खबर दें जनाब अली वहाब रियाज की फिर। जी बिल्कुल, हम अपने प्रोग्राम में 3 से 4 रोज पहले गुफ्तगू कर रहे थे कि वहाब रियाज को कौमी सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से साबिक फास्ट बॉलर वहाब रियाज को बाकायदा तौर पर चीफ सिलेक्टर कौमी टीम का बना दिया गया। उनकी जो पहली असाइनमेंट होगी, जो दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट टीम अनाउंस होगी, वो वहाब रियाज करेंगे। और इसके अलावा जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारे 5 T20 मैचेस होंगे, तो उसके लिए भी टीम का इंतखाब जो है वो वहाब रियाज करेंगे। पीसीबी की जानिब से ये पहले ही ऐलान किया जाना था, लेकिन निगरान हुकूमत की जानिब से कुछ मामला तय करने थे, क्योंकि आपको पता है कि ये निगरान सूबाई वजीर खेल भी हैं, तो जिसकी वजह से पंजाब हुकूमत से बकायदा तौर पर इजाज़त लेना थी। तो निगरान वज़ीर आला पंजाब जो मोहसिन नकवी हैं, उन्होंने बकायदा तौर पर इजाज़त दे दी थी कि आप चीफ सेलेक्टर बन सकते हैं। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बकायदा बनने को तौर तो पर अनाउंस कर कैप्टन भी दिया बन है सकते कि वहाब रियाज जो से हैं वो चीफ सेलेक्टर मुंतखब हो गए हैं। अच्छी खबर है, क्योंकि वहाब रियाज जो से हैं वो टेस्ट मैचेस भी खेल चुके हैं। पाकिस्तान की जानिब से 27 टेस्ट मैचेस खेले हैं, और इसके अलावा 36 T20 मैचेस में पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी की है, और इसके अलावा वो 91 वनडे भी खेलते हैं। तीनों शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है वहाब रियाज ने, और मॉडर्न क्रिकेट को भी समझते हैं। और उम्मीद ये की जा रही है कि जो वहाब रियाज हैं वो अब मुस्तकबिल के लिए अच्छी टीम तैयार करेंगे, जो हमारे लिए काफी सूदमंद साबित होगी। और दौरा ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कि काफी हार्ड होता है, और 70 सालों से हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज नहीं जीते हैं, तो उम्मीद ये की जा रही है कि अब 1995 नवंबर का एक टेस्ट मैच है वकार जो हम जीते हैं, बिल्कुल उसके बाद 14 बिल्कुल टेस्ट मैचेस इन अ रो ऑस्ट्रेलिया जाकर आ रहे हैं। बिल्कुल। और उसके बाद ही आप ये देखते हैं कि जब दौरा ऑस्ट्रेलिया होता है, तो साथ ही न्यूजीलैंड का भी दौरा करती है पाकिस्तान की टीम, वो भी हमारे लिए काफी हार्ड होता है। और इन्हीं दिनों में होता है, नवंबर और दिसंबर के दिनों में ही होता है, जहां ये ऑस्ट्रेलिया और अमूमन न्यूजीलैंड का दौरा करती है पाकिस्तान की टीम, जो काफी मुश्किलात का शिकार होता है। और माजी में हमने ये देखा है कि जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं वो भी कतराते हैं, वो कोशिश ये करते हैं किसने किस तरह से इंजर्ड हो जाए, या किसने किस तरह या किसी की शादी हो जाए, कोई बहाना लगा दें ताकि इस चीज से हम बच सकें। अच्छा बहरहाल आप देखते हैं चले कि वकार, बड़ी खबर आ गई आपकी तरफ से, अच्छी खबर है। और चले, कोई चीफ सेलेक्टर की कुर्सी आ गई, कोच का मामला भी हल हो गया। हैदर भाई, क्या सिलेक्शन में वहाब रियाज की एक चीज़ मुझे तो अच्छी लग रही है कि वो कह भी रहे हैं, और उन्होंने एम्फेसाइज किया था ये मीटिंग में भी, कि डोमेस्टिक के प्लेयर्स को और डोमेस्टिक को इज्जत देनी पड़ेगी, वरना आपकी टीम ऐसे ही रहेगी। तो अभी भी उन्होंने जैसे ही वो बने हैं सिलेक्टर, तो उनकी वीडियो आई है फ़ौरन ही कि जी जो डोमेस्टिक है उसके परफॉर्मेंस पर मेरी ख़ास तवज्जो होगी, तो अच्छी चीज़ है ये। देखिए, डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को लेंगे, लेकिन कहाँ निकालेंगे किसको, ये सबसे बड़ा सवाल होगा।
क्योंकि आपने 2 लास्ट टेस्ट मैच खेले हैं श्रीलंका के खिलाफ, दोनों आपने जीते हैं। अब आप जिसको निकालेंगे वो कहेंगे भाई मैं जितवा कर आया हूँ। अब्दुल्ला शफीक ने वहाँ डबल सेंचुरी की, सऊद शकील ने की है, इमाम उल हक ने जो है 70-80 प्लस की हैं। तो अब आप किसको निकालेंगे? बाबर आजम को आप निकाल नहीं सकते, तो डोमेस्टिक से किसको आप वहाँ लेके जाएंगे? लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि 24 करोड़ के पाकिस्तान में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पंजाब मिनिस्ट्री को कोई दूसरा आदमी नहीं मिल सका। एक ही आदमी 2 जगह पे बैठा हुआ है। मुझे पता नहीं इसमें फुल टाइम जॉब कौन सी है उनकी, चीफ सेलेक्टर फुल टाइम जॉब है या मिनिस्टर फुल टाइम जॉब है। जाहिर सी बात है अगर वो एक पार्ट टाइम है तो इसका मतलब है आप एक तरफ जो है पूरी तवज्जो नहीं दे पाएंगे। तो ये मुझे समझ में नहीं आता है। इतने हमारे पास क्रिकेटर्स मौजूद थे, साबिक क्रिकेटर, उनमें से किसी को चीफ सेलेक्टर बनाते या फिर वहाब रियाज को वहां से मिनिस्टर रिलीज करते कि भाई जाइए आप क्रिकेट सिलेक्शन कीजिए और हम किसी और को यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स बनाते हैं। हैदर ये भाई ऑन अ लाइटर नोट दोनों तरफ निगरान सेटअप चल रहा है असल में ना, बोर्ड में भी और बाहर भी। That's a good answer. मैं समझ आंसर ऑफ द डे है ये अरसलान आपका। ये आज का बेहतरीन जवाब है आपका। और जाहिर सी बात है दोनों तरफ पता नहीं है कि किस वक्त जो है छुट्टी हो जाए। तो ठीक है फिर चलने दें ऐसे ही। लेकिन मैं आपको बता दूं कोई बड़ी तब्दीली नहीं होगी, कोई डोमेस्टिक आने वाला नहीं है, किसी की जगह नहीं है। वही टीम जो सर श्रीलंका 2 के खिलाफ प्लेयर्स को खेली थी। साथ ले जाने की बात हो रही है और मुझे लगता है कि वो वहाब रियाज प्लेयर तो करेंगे। वो ताहिर तैयब, वो ताहिर तैयब नाम है, क्या नाम है, वो भी नहीं तो गए थे श्रीलंका। हैदर भाई, मेरी इत्तलात हैं साहबजादा फरहान और मीर हमजा की। अगर मीर हमजा की नहीं, फिटनेस प्रॉपर दोनों नहीं जाएंगे अरसलान, आप मेरी बात लिख के रख लें, दोनों नहीं जाएंगे क्योंकि साहबजादा फरहान ओपनर हैं और ओपनर हमारे पास 3 ऐसे हैं जो एस्टेब्लिश ओपनर हैं। शान मसूद खुद वन डाउन खेलेंगे वहां पे ऑस्ट्रेलिया में, मैं आपको बता तो दूं। उनके अगर साथ इमाम उल ओपन हक कौन नहीं है, करेगा? इमाम तो जा नहीं रहा, तो साहबजादा फरहान नहीं का इमाम तो मौका जाएगा, बन नहीं जाएगा। नहीं सर, नहीं सर, नहीं नहीं, इमाम उल हक जरूर जाएंगे। टीम को जो है 4 या 6 दिसंबर को जाना, उनकी शादी तो 25 या 26 नवंबर को है, वो फारिग हो जाएंगे शादी से, वो जरूर जाएंगे। लेकिन बात यह है कि साहबजादा फरहान जो है, अगर आपको अपने जो है देना था डोमेस्टिक किसी को इज्जत देनी थी, आप श्रीलंका के खिलाफ देते, आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ लेकिन देते, तब आप। वहाब नहीं था ना हैदर भाई, अब तो है, अब देखते हैं। मुझे मुझे नहीं लगता है कि वहां से भी मुझे किसी बड़े उसकी जो है ना, मुझे वसीम भी तो आए थे ना, मोहम्मद वसीम भी आए थे। हमने बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाई थी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो डोमेस्टिक को कोई नहीं पूछता है। और मैं आपको एक बात बता दूं अरसलान, अगर आप सुनने के लिए तैयार हो, हमारे ये जो इंटरनेशनल सेलेक्टर्स होते हैं ना, इनके अल्फाज ये होते हैं जी डोमेस्टिक है क्या चीज। यहाँ पे जो डेड पिचेस पे आप 400 कर लेते हैं, बाहर जाते हैं तो आप 0 पे आउट हो जाते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा सिस्टम ही सही नहीं है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है हमारे जिस किस्म की हो रही है, जिस ग्राउंड्स में हो रही है, स्टेडियम खाली पड़े हैं, कोई देखने वाला नहीं है, मीडिया वाला कोई नहीं है, टीवी तो पे नहीं जाने आ रहा नहीं है। दे रहे, आप यू भैया जाने ना नहीं ये दे रहे। आप मेरा तो हाँ, एक्रेडिशन तो हुए हुए को नहीं जाने दे तो रहे। ऐसी ऐसी डोमेस्टिक क्रिकेट का क्या लेवल, मतलब आप कहाँ उसको, डोमेस्टिक होती है इंग्लैंड की, आप इंग्लैंड की डोमेस्टिक देखें, इंटरनेशनल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो, और बड़ा मजा आता है। ऐसी होनी चाहिए ना, फिर पता चलेगा ना कौन चले, प्लेयर ये है। आपकी बात सही। हाँ जी, वहाब रियाज फाइनली ईशान साहब आ गए फिर सिलेक्टर। देखिए हैदर भाई ने बताया कि मेरे ख्याल से इनको कोई मिल नहीं रहा था, तो इन्होंने वहाब रियाज को वो बना दिया। नहीं, आपने उनका तजर्बा हो गया ना, मैं कह रहा हूँ। देखिए ये बात सही है, निगरान में रहने का तजर्बा हो गया, दोनों सेटअप में निगरान तो तजर्बा। तो वो सिलेक्शन में भी सिर्फ निगरानी ही करेंगे। हाँ। उनकी मानी कोई निगरानी नहीं करेंगे, जाएगी। बिल्कुल सही बात है। वो सिर्फ निगरानी करेंगे और होगा वही कि बिल्कुल। जो आपको पता है हमेशा से सिलेक्शन में होता है। मेरे साथ खेले में है, मेरे अच्छे दोस्त भी है, गुड लक फॉर हिम, मुबारकबाद देता हूँ कि वो चीफ सेलेक्टर बने। लेकिन एज अ होल अगर हम देखा जाए तो इट इज़ नॉट अ गुड चॉइस, क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस अभी नहीं है। चले, लेकिन एक बड़ा सीन है हैदर भाई, वकार और निशान भाई, वो हुआ तौसीफ भाई के साथ। वो बेचारे चीफ सेलेक्टर अनाउंस तो हुए, लेकिन हलवा अभी प्लेट में डला भी नहीं। जाकिर अवास्ती साहब के साथ भी हाँ, यही वो है। भी चले ही। चले, बहुत शुक्रिया सईद हैदर भाई, थैंक यू सो मच। वकार हुसैन आपका शुक्रिया, जिशान महसूद साहब आपका बहुत शुक्रिया। ले जी, फाइनल में होगी हमसे मुलाकात भी, कल भी होगी, लेकिन हम फाइनल का बड़ी बेताबी से इंतज़ार करें, क्योंकि लग ऐसा रहा है मुझे कि ऑस्ट्रेलिया कुछ करेगी। कल हम एनालिसिस पर भी बात कर लेंगे मुख्तलिफ कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान क्या कंपैरिजन है। मिलते हैं जी कल आपसे।